वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई करते हुए, और सिंपली पर उस पर एक एग्जांपल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर उसका आंसर कैसे बनाना चाहिए उस पर आपको गाइड करेंगे। तो फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी की अगर हम बात करें तो एक एंटिटी को ये अलाउड है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी करेंसी में प्रेजेंट कर सकती है, और एक से ज़्यादा करेंसीज में भी प्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, तो वो देखें पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो पाक रुपीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो US डॉलर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेगी, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो जैपनीज येन के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेगी। तो ये पॉसिबल है कि एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा करेंसीज के अंदर प्रेजेंट कर रही हो। अब जहां पर आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी और आपकी फंक्शनल करेंसी सेम हो, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होता, क्योंकि फंक्शनल करेंसी वो होती है जिसमें आपने अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, और उसी की बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई होती हैं। तो अगर आपकी फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी सेम है तो देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां पर आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट है हो जाएगी फंक्शनल करेंसी से, तो वहां पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन करेंसी में। ऐसा बात या ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करना पड़ता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें पेरेंट कंपनी और उनकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सब्सिडरीज होती हैं, तो वो अपनी हर सब्सिडरी को कहते हैं कि वो पेरेंट कंपनी की करेंसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके दें, ताकि सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कॉमन करेंसी में एक्सप्रेस हो रही हों, और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईजिली बनाए जा सकें। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाए बगैर तीन बेसिक स्टेप्स के अंदर बात करें कि हमें ट्रांसलेशन टू प्रेजेंटेशन करेंसी कैसे करनी चाहिए, तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमने एसेट और लाइबिलिटीज़ को, जो कि जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं कंपैरेटिव इंक्लूडेड, उनको हम ट्रांसलेट कर दें यूजिंग द क्लोजिंग रेट एट द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो हमारे ईयर एंड की डेट है। फिर इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस वाले पोर्शन में हो, चाहे वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाले पोर्शन में हो, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, उनके ऊपर हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है उस दिन का रेट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एवरेज रेट भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हुई हो ड्यूरिंग द ईयर रेट्स के अंदर, तो फिर हम एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें इशू ये आता है कि जो हमने इनकम और एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो एक्चुअल रेट पर किया हुआ है या एवरेज रेट पर किया हुआ है, जबकि वही प्रॉफिट जब रिटेन अर्निंग्स में जाता है तो वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ होता है क्लोजिंग रेट पे। तो वहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स हैं वो क्लोजिंग रेट में है, जबकि इनकम और एक्सपेंस का इफेक्ट जो है वो एवरेज रेट पर कैलकुलेट हुआ है, जबकि दूसरा इफेक्ट उनका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है। तो इसकी वजह से एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइज होते हैं, जिसे हम गेन या लॉस ऑन ट्रांसलेशन कहते हैं। एक तो ये भी तरीका है कि हम हर आइटम पर अलग अलग कैलकुलेट कर लें, लेकिन इसको एक सिंगल कैलकुलेशन प्रॉफिट की फिगर के तौर पर बेसिक लेवल पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसलेशन गेन के तौर पे कहते हैं, और इसका एक सेपरेट रिजर्व बना देते हैं, यानी इसको रिटेन अर्निंग या रिवैल्यूएशन सरप्लस में शामिल नहीं करना, इसका अलग रिजर्व बना देते हैं, जिसका नाम एक्सचेंज रिजर्व भी रख सकते हैं, ट्रांसलेशन रिजर्व भी रख सकते हैं। तो ऐसा नाम रखते हैं जिससे जो ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का चेंज है वो इफेक्ट पता चले कि भी ट्रांसलेशन की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स हैं, इनको अब एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि अदील लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन January 1, 20x6 with an opening share capital of rupees 656 million. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 20x6 आ रहा है एज फॉलोज। अब यानी ये कंपनी का फर्स्ट ईयर है और उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें दी हुई हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बिल्कुल बेसिक सी बनी हुई है, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी बिल्कुल बेसिक सी बनी हुई है। इसमें यानी जो मिनिमम पॉसिबल आइटम आप कह सकते हैं कि होते हैं तो वो यहाँ पर गिवन है। उसके बाद ये है कि AL अदील लिमिटेड विशेज टू ओपन अ ब्रांच इन नेब्रास्का USA, तो वो पाकिस्तान से बाहर USA के अंदर एक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं।
टू बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक इन यूएसए। और उसके लिए वो जो लोन लेना चाहते हैं, जो फाइनेंसिंग है वो लोन के थ्रू करना चाहते हैं, और वो लोन वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कमर्शियल बैंक से ही लोन लेना चाह रहे हैं। एएल की फंक्शनल करेंसी जो है वो पीकेआर है, पाक रुपी, एंड इट हैज प्रिपेयर्ड द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली, यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं ये उसके मुताबिक ही उन्होंने बनाई है। However, to apply the bank loan in USA, AL is required to present its financial statements using the US dollar. अब उन्हें लोन के लिए जो बैंक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवानी है वो बैंक की रिक्वायरमेंट है कि वो यूएस डॉलर में होनी चाहिए, तो वहां पर उनकी प्रेजेंटेशन करेंसी यूएस डॉलर होगी। तो अब एक्सचेंज रेट उसके लिए गिवन है कि ईयर के स्टार्ट में 166 था, लेकिन हम ईयर के स्टार्ट से ज़्यादा हमने जिस तरह भी स्टेप्स में देखा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए तो हम क्लोजिंग रेट यूज़ करेंगे जो ईयर एंड का है। उसके बाद जो एवरेज रेट है, और ये बताया हुआ है कि रेट फ्लक्चुएशन जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, तो इनकम और एक्सपेंसेस जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होंगे उसके लिए हम एवरेज रेट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x6 फ्रॉम द फंक्शनल करेंसी जो कि पीकेआर है टू प्रेजेंटेशन करेंसी जो कि यूएस डॉलर। तो बेसिकली हमारा जो टोटल वर्क होगा वो ये होगा कि हम यही जो है स्टेटमेंट्स लेंगे, इसमें हमने जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है इस पे एवरेज रेट अप्लाई कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्लोजिंग रेट अप्लाई कर देंगे। तो सिंपली ये ट्रांसलेशन होगी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें पाक रुपी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो हमने अपनी यहाँ पर सामने ले आए, और अब हमने सिंपली ये करना है कि पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को एवरेज रेट के हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल रेट और एवरेज रेट में फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो हम एवरेज रेट यूज़ कर सकते हैं, तो हम एवरेज रेट के हिसाब से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो एवरेज रेट है 165 का, तो पाक रेवेन्यू को कन्वर्ट करेंगे 165 के हिसाब से, तो 32 मिलियन बेसिकली, क्योंकि डॉलर इन थाउजेंड हमारे पास प्रिसिशन लेवल है, राउंडिंग ऑफ का लेवल है, तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स को कर लेंगे, और रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनको भी ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स को भी ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारे पास 3 मिलियन डॉलर का जो है वो प्रॉफिट आ गया। अब हमें एक जो है कि करेंसी की ट्रांसलेशन की वजह से एक सर्टन गेन या लॉस अराइज होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रेट 165 से 164 हुआ है, कम हुआ है, तो पाक रुपी की फेवर में रेट चेंज हुआ है ईयर एंड पर, तो इस वजह से गेन अराइज होगा। तो उसके लिए हमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में उसे शो करना है, जिसे हम कहते हैं गेन ऑन करेंसी ट्रांसलेशन। इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। प्रॉफिट को अगर हम लेकर जाएं क्लोजिंग रेट पर, तो ये तो है एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट है 164, और फिर इसी प्रॉफिट को अगर एवरेज रेट पर लेकर जाएं तो वो बनेगा 165 के हिसाब से 3000। इसका मतलब है कि रेट के चेंज की वजह से 18,000 डॉलर का गेन जो है वो बेसिकली राइज हुआ है। तो ये हम अमाउंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर मेंशन कर देंगे, और इस तरह हमारे पास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ट्रांसलेट हो गई, सिर्फ आपने प्रॉफिट के अंदर जो गेन था उसके लिए एक एडिशनल वर्किंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ी। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर एवरेज रेट अप्लाई नहीं होगा, यहां पर क्लोजिंग रेट अप्लाई होगा। क्लोजिंग रेट है 164। इस हिसाब से हम शेयर कैपिटल को भी ले लेंगे। अच्छा, अब जो रिटेन अर्निंग्स हैं, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो किसी भी डिविडेंड की पेमेंट का जिक्र नहीं किया गया, तो हम कह सकते हैं कि जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो उतनी ही होंगी जितना, और कंपनी का फर्स्ट ईयर था तो जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा, तो दैट वुड बी $3,000। अब जो ये गेन ऑन करेंसी ट्रांसलेशन आया 18 का, ये ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से
18 का ये शो हो जाएगा। फिर हमारे पास इक्विटी आ जाएगी, ट्रेड पेबल्स को भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर देंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, करंट एसेट्स को, और फिर टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में आपने एवरेज रेट अप्लाई करना है। क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट की डिफरेंस की वजह से जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में गेन या लॉस ऑन करेंसी ट्रांसलेशन मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गेन आ रहा था तो इसको हमने अकॉर्डिंगली शो किया। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल थी कि हमने कैसे ट्रांसलेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फ्रॉम फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 41 और IAS 21 से रिलेट करके एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है स्प्रिंग 2020 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है रॉकी रोड लिमिटेड। इसको डिस्कस और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का डाटा है कि रॉकी रोड लिमिटेड RRL हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 cows ऑन 1st January 2019. On 1st May 2019, RRL purchased 750 cows at a fair value of rupees 56,000 per cow. Further, rupees 2 million were incurred to transport the cows to the farm. On 1st August 2019, RRL imported cattle feed of $150,000 against 70% payment, यानी 30% अमाउंट पेबल है। RRL also paid 5% custom duty on import। अब ये पूरी 100% अमाउंट पर पे की गई होगी। The feed is specially designed to provide vital nutrients to cows that keep them healthy and improve the quality of their produce। That's fine कि भाई वो उसके लिए यूज़ होती है, तो लेकिन स्टिल फीड जो है यूज़ हो रही है, कंज्यूमेबल है, तो आप इसे एक्सपेंस चार्ज करेंगे। एट ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट इज पेबल, जो $150,000 में से पेबल है अभी भी, और 40% ऑफ द फीड इज़ अनयूज। तो जो अनयूज है उसको हम अपने इन्वेंट्री के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, उतने से एक्सपेंस रिड्यूस कर देंगे। और जो हमारा पेबल होगा, क्योंकि वो डॉलर में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो उसे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद IAS 21। फॉलिंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ आर अवेलेबल। साल के शुरू में 50,000 की वैल्यू थी, और 1 मई 2019 को जब हमने परचेज किया है 56,000, तो सेम उसी पे परचेज किया था हमने। ईयर एंड पे 61,000 है, और साल की एवरेज 57,000 है। IAS 41 में जो साल की एवरेज है, ये एज सच इतनी जो है ना यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी हमें इसे कहीं कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना पड़ता। ऑक्शनियर चार्ज 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। तो जब आप सेल करते हैं तो आपको 2% जो है वो बेसिकली देना पड़ता है। और देर इज़ अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जब आप परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट को 3% आप पे कर रहे होते हैं, और 4% एट द टाइम ऑफ सेल। तो सेलर 4% पे कर रहा होता है, परचेजर 3% पे कर रहा होता है। इसके अलावा सेल करने वाले को 2% ऑक्शनियर को भी सेपरेट देना पड़ता है। तो फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। हमने 1 अगस्त को जब कैटल फीड बाई की थी तो तब का रेट भी गिवन है, ईयर एंड का भी गिवन है, एवरेज रेट भी गिवन है जो अगस्त से दिसंबर का है, और एवरेज फॉर द ईयर भी गिवन है। तो हमें क्योंकि सिर्फ पेबल को ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे कैटल फीड जो है वो नॉन मॉनिटरी आइटम है, उसको तो ट्रांसलेट नहीं करना होगा। तो जो एवरेजेस वगैरह हैं वो हमारे लिए एज सच रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन RRL एज बुक टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सो सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। सो आंसर में हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे कि हम जर्नल एंट्रीज बनाने लगें, और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेंगे। अब हमें देखेंगे कि सबसे पहली जो इस साल में ट्रांजैक्शन है वो कब हो रही है। सो क्वेश्चन में जो पहली ट्रांजैक्शन हमें नज़र आ रही है वो 1 मई 2019 को है, जिसमें 750 काउज परचेज की गई हैं, 56,000 पे परचेज की हैं, और 2 मिलियन ट्रांसपोर्ट पे लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देख सकते हैं कि हमें परचेज के टाइम पर
3% गवर्नमेंट को लेवी देनी पड़ी होगी। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट टू सेल होती हैं वो 6% होती हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली हमें फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड करना है। तो 6% लेस करके रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह से हमारा इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर लॉस राइज हो रहा होगा। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर एंट्री करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी डेट जो है दैट इज़ 1 मई 2019, और हमने जो है कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 750 काउस जो हैं 56,000 के हिसाब से जो हमने परचेज की, जो उनकी फेयर वैल्यू भी है, दैट वुड बी 42 मिलियन। इसकी अगर हम कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करें तो वो 6% बनती है, क्योंकि 2% सेल करते वक्त हमें ऑक्शनियर को देने पड़ते हैं और 4% गवर्नमेंट की लेवी है, टैक्स है एक किस्म का। तो 42 मिलियन का 6% हम कैलकुलेट करते हैं, दैट वुड बी 2520,000। नेट कर लेते हैं 39,480,000, ये हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है। तो बेसिकली जब हम बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉर्ड करेंगे इनिशियली, तो हमने उसे रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। तो वो वैल्यू हमारे पास है 39,480,000, तो ये मेंशन कर देंगे। फिर हमारे कैरिज एक्सपेंस क्वेश्चन में हमें अलग से बताए हुए 2 मिलियन के, वो रिकॉर्ड कर देंगे। फिर अब आ जाते हैं, क्योंकि जो इनिशियल रिकग्निशन पे लॉस है वो तो बाद में हम लेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। हम देखते हैं कि हमने जो पेमेंट्स की हैं वो क्या की हैं। तो एक तो हमने पेमेंट की है परचेज कॉस्ट की, जो हमने 56,000 के हिसाब से एसेट्स लिए हैं, यानी ये 42 मिलियन के। सो एक तो इस पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो है 3% की लेवी पे की होगी गवर्नमेंट को परचेज करने के टाइम पर। 42 मिलियन का 3% वो बनता है 1260,000। और उसके अलावा ये जो कैरिज एक्सपेंस है 2 मिलियन का, ये भी क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि इसको हमने इनकर कर दिया, यानी हम यहाँ पे एग्जम्पशन ले लेते हैं कि ये पे हो गए, तो इनकी भी पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब बेसिकली आपका जो डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है, वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगी, जिसे हम लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट भी कहते हैं। और एज अ बैलेंसिंग फिगर अगर आप देखते हैं तो ये टोटल हमारे पास बन रहा है 45.26 मिलियन, और ये अमाउंट बन रही है 41.48 मिलियन। तो जो डिफरेंस है वो है 3.78 मिलियन का, ये हम चार्ज करेंगे। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉस्ट टू सेल 2520,000 की, और दूसरी तरफ जो आपका 1260,000 की जो लेवी आपको पे करनी पड़ी है, ये आपका लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन है कि जो बायोलॉजिकल एसेट खरीदने पर इतने का तो आप समझ लें बैक चले गए, ये जो पैसे लग गए ये तो गए। अभी अगर आप फिर बेचें तो आपको मिलेगा क्या, 39.48 मिलियन मिलेगा नेट करके। तो जो ये कॉस्ट लगनी थी और 2 मिलियन का कैरेज भी जो लग गया वो लग गया। तो इनिशियली तो आपको अभी एक लॉस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है अपनी बायोलॉजिकल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करेंगे तो वक्त के साथ उनकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर आप गेन अर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो तो यहाँ तक ही थी, और इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डेट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो रेलिवेंट डेट है वो है 1 अगस्त 2019। इस दिन हमने 150,000 यूएस डॉलर की कैटल फीड इंपोर्ट की है। 70% अमाउंट पे कर दी है, यानी 30% अभी पे करनी है। 5% कस्टम ड्यूटी पे की है, ये पूरे 100% पर पे होगी। फीड स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। ईयर एंड पर फिर 30% और 40% बच गई, ये ईयर एंड की बात है। अब हमें यह देखना है कि ये जो कैटल फीड ली इस दिन हमारा रेट क्या था। हमारा रेट था 164 पर डॉलर। तो इसको अप्लाई करते हुए 150,000 डॉलर की जो हमने कैटल फीड परचेज की है उसको अकाउंट फॉर करते हैं। तो डेट हम मेंशन कर देंगे 1 अगस्त 2019। हमारा जो
पहले क्रेडिट आइटम आएगा, एक तो हमें बैंक से हमने पेमेंट की जो 70% अमाउंट की, तो $150,000 164 के हिसाब से 70% अमाउंट पे की, दैट वुड बी 17.22 मिलियन। उसके बाद 30% अमाउंट जो है वो अभी हमने पे नहीं की, तो हमें उसका पेबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 150,000 इंटू 164 सेम रेट, 30% अमाउंट जो रिमेनिंग है दैट इज़ 7.38 मिलियन। उसके अलावा जो हमने ड्यूटी पे की है ये पूरे सारी टोटल अमाउंट पर होगी, तो वो पेमेंट कर दी है तो वो बैंक रिकॉर्ड होगा। 150,000 164 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी और उसका 5% कस्टम ड्यूटी है, दैट वुड बी 1230,000। तो ये सारे हमारे पास जो हैं क्रेडिट आइटम आ जाएंगे। तो डेबिट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए कैटल फीड एक्सपेंस। तो कैटल फीड एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, इन तीनों का टोटल कर लें तो वो बनता है 25.83 मिलियन, वो हम मेंशन कर देंगे। तो 1 अगस्त के बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास डेट्स क्या हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में डेट्स देखें तो अब बात आ जाती है ईयर एंड की। तो ईयर एंड पर जो है बेसिकली एक तो बायोलॉजिकल एसेट को भी रीमैयर करना है, दूसरी बात ये है कि हमने जो ये पेबल है 30% का इसको भी देखना है और 40% की फीट अनयूज्ड है उसको भी देखना है। तो बेसिकली अगर आप वैल्यू देखें तो साल के शुरू में वैल्यू 50,000 है, जो काउज हैं जो ख़रीदे थे वो 56 के हिसाब से, और ईयर एंड पर जो वैल्यू है वो 61,000 है। ये रेलिवेंट डाटा है, और याद रखेंगे कि 2000 काउज हमारे पास शुरू में भी थी, जिनकी हमने जर्नल एंट्री तो पास नहीं की क्योंकि वो तो ओपनिंग आ रही थी। तो इस बेसिस पर हमें जो है सबसे पहले तो अपने बायोलॉजिकल एसेट को रीमेजर कर लेना चाहिए। 31 दिसंबर ईयर एंड जो हमारा है, तो कैलकुलेशन करते हैं कि क्या पोजीशन है। तो जो साल के शुरू में हमारे पास 2000 काउस थी तब 50,000 की फेयर वैल्यू थी, और हम 94% अमाउंट लेंगे क्योंकि 6% जो कॉस्ट टू सेल है वो हम लेस कर रहे हैं, दैट वुड बी 94 मिलियन। फिर हमने जो फर्स्ट मे को परचेजेस की उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो हमने ऑलरेडी की हुई हैं रिकॉर्ड के, जो मज़ीद हमने ऐड किया था दैट वाज 39,480,000। तो ये टोटल हमारे पास कितना बन जाता है? ये टोटल बन जाता है 133,480,000। अब हम देखते हैं कि हमारी ईयर एंड पर वैल्यू क्या बनती है। ईयर एंड पर हमारे पास जो काउज हैं वो 2750 हो चुकी हैं, रेट 61,000 का है जो क्वेश्चन में बताया हुआ है, और 94% हमने इसलिए लिया क्योंकि 6% हमने कॉस्ट टू सेल जो हैं वो लेस किए हैं। तो दैट इज़ 157,685,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर है ऑफ 24,205,000, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा गेन ऑन रीमेजरमेंट है क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है। तो बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो बायोलॉजिकल एसेट्स को डेबिट कर देंगे बाय दिस अमाउंट, और सेम अमाउंट से हम प्रॉफिट और लॉस में गेन रिकॉर्ड कर लेंगे, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, और ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो बायोलॉजिकल एसेट्स को जब हम रीमेजर कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो हमारा IS-21 के हिसाब से जो 30% अमाउंट अभी तक पेएबल है वो मॉनेटरी आइटम है, उसको रीमेजर करना होगा। तो रेट 152 का गिवन है। जहाँ तक कैटल फीड का ताल्लुक है तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। सो हम इसमें भी एक छोटी सी कैलकुलेशन ही बना लेते हैं। सो इनिशियल रिकग्निशन जो थी हमारी वो हम ऑलरेडी पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, $150,000 164 के हिसाब से 30%, 7,380,000 ये यहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड किया। तो अब हमने क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करना है तो वो 152 का रेट है। दैट वुड बी 6,840,000। तो हमारा पेबल कम हो गया है, पेबल कम हो गया है तो अच्छी बात है, हमारा गेन है 540,000 से, तो ये गेन हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
पेबल कम होने की वजह से डेबिट होगा बाय द अमाउंट 540,000, और गेन जो है वो हम एक्सचेंज गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे 540,000। इसके बाद आखिरी बात बच जाती है कि 40% ऑफ द फीड जो है वो अनयूज्ड है। तो जो आपका कुछ ऐसी आइटम हो जो अनयूज्ड हो तो वो प्रीपेमेंट की तरह बाकायदा डील होता है। तो जितनी चीज़ अनयूज्ड है वो एक्सपेंस नहीं बननी चाहिए, तो हम एक्सपेंस इतनी अमाउंट से कम कर देंगे और इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री की जो है एजम्पशन लेकर सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, वरना अगर आप परपेचुअल लेते तो पहले आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेते और 60% यूजेज पर उसको एक्सपेंस बना देते। तो 100% इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके 60% एक्सपेंस बना दें, या फिर आप पहले 100% एक्सपेंस रिकॉर्ड करके उसको 40% एक्सपेंस कम करके इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दें। दोनों सूरतों में प्रॉफिट और लॉस पर जो इम्पैक्ट होगा वो सेम है। तो कैटल फीड इन्वेंट्री, हमने कैटल फीड इन्वेंट्री रिकॉर्ड पहले कितने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है 25,830,000 का, तो इसका 40% अनयूज्ड है तो उसको इन्वेंट्री बना लेते हैं, दैट वुड बी 10,332,000, और इतनी अमाउंट से हम अपना एक्सपेंस कम कर देंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमने 1 मई को बायोलॉजिकल एसेट जो परचेज किए थे उनकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने कैटल फीड जो एक्वायर की थी और इंपोर्ट की थी उसको रिकॉर्ड किया, फिर बायोलॉजिकल एसेट को ईयर एंड पे रीमयर किया, पेबल का जो बैलेंस था क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम है और अभी तक सेटल नहीं हुआ तो उसको क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट किया, और कैटल फीड इन्वेंट्री जो बच गई थी उसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, और इसमें जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, और उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स पर हम बात करेंगे जो कि ICAP स्टडी टेक्स्ट 2019 एडिशन चैप्टर नंबर 9 से लिए गए हैं। और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको अगर हम रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्टार लिमिटेड शुड रिकग्नाइज परचेजेस ऑन 19 दिसंबर 2019। अब परचेजेस जो हैं वो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसी दिन के रेट पे रिकॉर्ड होंगी, तो उसको अगर हम बेस बनाएं तो ऑन 19 दिसंबर 2019 ये डेट है जिसको रिक्वायरमेंट में भी मेंशन किया गया है। स्टार लिमिटेड बाउट गुड्स फ्रॉम मॉर्गन PLC फॉर 80,000 ब्रिटिश पाउंड। एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द एक्सचेंज रेट वाज £1 इक्वल टू पाक रुपी 186, और यही रेट हमारे लिए रेलिवेंट होगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में मजीद परचेजेज हैं, उसके लिए इसको रीड कर लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2019 स्टार लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड द इक्विवेलेंट रेट्स वर दिस। तो ये ईयर एंड का रेट है, ये क्लोजिंग रेट पेबल्स के लिए रेलिवेंट हो सकता है, परचेज के लिए रेलिवेंट नहीं है। एवरेज रेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, तो एवरेज रेट भी तब हम यूज़ करते अगर एक्चुअल रेट अवेलेबल ना होता, हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअल रेट है। स्टार लिमिटेड पेड दिस क्रेडिटर ऑन 3 Feb, ये नेक्स्ट ईयर में हो रहा है तो ये भी पेबल की पेमेंट है। तो परचेज के लिए जो रेट रेलिवेंट है दैट इज़ दिस 186। और अब अगर हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं तो 80,000 पाउंड 186 का रेट, एंड दैट्स कैलकुलेट्स टू 14,880,000। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर डाटा है लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो है कि कैरिंग अमाउंट को ऑफ ट्रेड पेबल बताएं ऑन 31 दिसंबर 2019। अब ट्रेड पेबल जो हैं ये मॉनेटरी आइटम हैं, और मॉनेटरी आइटम जो हैं वो जब ईयर एंड पर आपने रिफ्लेक्ट करने होते हैं क्लोजिंग रेट पे करने होते हैं। तो ऑन 19 दिसंबर स्टार लिमिटेड बॉट गुड्स फ्रॉम मॉर्गन PLC फॉर 80,000 ब्रिटिश पाउंड। एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द एक्सचेंज रेट वाज 186। अच्छा, ये रेट यूज़ होना था पेबल्स को इनिशियली रिकॉर्ड करने के लिए। अब हमें इनिशियल रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ देखेंगे कि क्लोजिंग डेट पर वैल्यू क्या बनती है। ऑन 31 दिसंबर 2019 स्टार लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड, ये क्लोजिंग रेट होगा। सो द क्लोजिंग रेट इज़ 182, तो ये रेलिवेंट है। एवरेज रेट हमसे रेलिवेंट नहीं है,
और ना ही पेमेंट की डेट यहाँ पे रेलिवेंट है, क्योंकि पेमेंट ईयर एंड के बाद हो रही है। तो हम क्लोजिंग रेट की तरफ जब जाते हैं और उसकी बेस पर कैलकुलेशन करते हैं, 80,000 पाउंड, रेट ऑफ 182, तो हमारे पास जवाब बनेगा 14560,000। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं जी, 19 सेम डाटा है, 19 दिसंबर 2019 से ऑनवर्ड चल रहा है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है कि एक्सचेंज गेन और लॉस बताएं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, 19 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुई कि गुड्स परचेज की गई फॉर 80,000 पाउंड और उस दिन रेट था 186। तो आपने इस दिन जो रिकॉर्ड किया होगा, तो परचेजेस भी इतने की रिकॉर्ड की होंगी और पेबल्स भी इतने की रिकॉर्ड किए होंगे, वो रिकॉर्ड आपने किया होगा 14,880,000। अब बाद में परचेजेस के तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उनके ऊपर चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पेबल्स है दैट इज़ मॉनेटरी आइटम और उसके ऊपर हमें जो क्लोजिंग रेट अप्लाई करना होगा। तो ऑन 31 दिसंबर स्टार लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट 182 है, क्योंकि इस दिन तक पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट ईयर एंड के बाद हो रही है। एवरेज रेट जो है वो इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि हम जब एक्चुअल रेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें एवरेज रेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्लोजिंग रेट को यूज़ करते हैं फॉर पेबल पर्पजेस। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि चेंज आ गया है 320,000 का। अब क्योंकि पेबल की लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो लाइबिलिटी में जो डिक्रीज़ होता है दैट इज़ गेन, और हमारा आंसर होगा 320,000 का गेन। यहाँ पे अमाउंट तो सेम है लेकिन लॉस है, इसलिए गलत होगा, और यहाँ पर अमाउंट्स ही गलत है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम डाटा वंस अगेन, ऑन 19 दिसंबर 2019 मॉर्गन पीएलसी से हमने गुड्स परचेज किए हैं 80,000 पाउंड की और रेट था उस दिन 186। ईयर एंड पर रेट हमारा हो गया जी 182। एवरेज रेट 185 का है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि एक्चुअल रेट्स अवेलेबल हैं। हमने अपने क्रेडिटर को 3 फरवरी 2020 में पे किया, जब एक्सचेंज रेट 188 का था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सचेंज गेन और लॉस बताएं जो 3 फरवरी यानी जो पेमेंट की डेट है तब रिकॉर्ड होगा। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमने पेबल ईयर एंड पर कितने का रिकॉर्ड किया हुआ था। तो ईयर एंड पर हमने उसे रिकॉर्ड किया हुआ होगा 182 के क्लोजिंग रेट पे। और नेक्स्ट इशू हमारे पास ये होगा कि अब हमने जो पेमेंट की है तो वो कितनी अमाउंट की है। तो पेमेंट हमने की है, पेमेंट डेट पे जो रेट है वो 188 है। तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ी वो ज़्यादा करनी पड़ी है, कितने से? 480,000 से। सो मोर पेमेंट मीन्स कि आपको लॉस हुआ है। तो 480,000 का लॉस, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पर गेन का वर्ड यूज हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट, और यहाँ अमाउंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 1, एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी। तो ये बात गलत है। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, और एक एंटिटी हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रही हो।
फॉर एग्जांपल एक कंपनी हो सकता है कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वो पाक रुपी के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी रखे, और साथ ही वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो वो डॉलर्स में भी हो सकता है अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी रखे। तो एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज अलाउड भी हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनीज खासतौर पे जो एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, उनमें कॉमन भी है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। ये तो फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन है और बिल्कुल ठीक है। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी इज फॉरेन करेंसी, ये बात स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और IS 21 के मुताबिक ही है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट हैं और हमारा आंसर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी। तो तीन जो है प्राइमरी इंडिकेटर स्टैंडर्ड में गिवन है, तो लेट्स सी कि कौन सा इनमें से नहीं है। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो प्राइमरी इंडिकेटर है। द करेंसी ऑफ द कंट्री हुज competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, ये भी एक प्राइमरी इंडिकेटर है। द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रेजिंग लोन्स एंड इशूज़, यानी जिस करेंसी में आप लोन लेते हैं, जिसमें आप शेयर इशू करते हैं, तो अक्सर ये आपकी जो है ना अदर कंट्रीज़ में भी होता है कि एक पाकिस्तानी कंपनी और वो फाइनेंस रेज कर रही है यूरोप में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। लेकिन तो इसमें फंक्शनल करेंसी के लिए प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है, ये सेकेंडरी इंडिकेटर है। और लास्ट वन है कि करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, दिस इज आल्सो वन ऑफ प्राइमरी इंडिकेटर। तो हमें वो बताना है जो प्राइमरी इंडिकेटर ना हो, तो C इंडिकेटर तो है लेकिन प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है, ये सेकेंडरी इंडिकेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम। अब मॉनेटरी आइटम क्या होता है, जो नोन अमाउंट ऑफ मनी में या डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी में कन्वर्ट हो सके। तो कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स जो हैं ये आपके मॉनेटरी आइटम्स हैं। तो कैश एट बैंक तो मॉनेटरी आइटम है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये नोन अमाउंट की नहीं होती, इनकी वैल्यू क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती है और चेंज होती रहती है, कभी स्टॉक मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। इसके मुकाबले में रिसीवेबल से भी, अगर आपका ₹10,000 का रिसीवेबल है तो आपको पता है कि एग्जैक्ट आपको ₹10,000 रिसीव होने हैं। और लोन पेएबल भी जो है वो आपका, अगर फॉर एग्जांपल 50 मिलियन का लोन है तो आपको कितने पैसे पे करने हैं, आपको 50 मिलियन पे करने हैं। तो नॉन अमाउंट ऑफ मनी जो है इसमें हमें पता होती है। तो ये A, C और D मॉनेटरी आइटम है, जो B है ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में रिक्वायरमेंट है कि जी 19 दिसंबर को स्टार लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू क्लिंटन इनकॉर्पोरेशन फॉर $20,000। एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन द एक्सचेंज रेट्स वर 140। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की कि रेवेन्यू 19 दिसंबर को कितने का रिकॉर्ड करें। अब हमें जो मज़ीद रेट दिए हुए हैं, 31 दिसंबर को दिया हुआ रेट ये क्लोजिंग रेट है। उसके बाद अमाउंट रिसीव हुई है 3 फरवरी को, और इस दिन जो रेट था वो 146 है। अब रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड होता है जिस दिन रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन होगी IFRS 15 के मुताबिक। तो वो दिन है आपका 19 दिसंबर, और $20,000 हैं और 148 का रेट है जो रेलिवेंट है। तो इसकी बेस पर अगर हम कैलकुलेशंस अपनी करते हैं तो दैट वुड बी $20,000, 148 का रेट, और ये टोटल पैसे बन जाएंगे 2,960,000। नेक्स्ट चलते हैं। वंस अगेन सेम डाटा है लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि रिसीवेबल्स की फिगर बतानी है 31 दिसंबर 2019 को। अब रिसीवेबल्स क्योंकि मॉनेटरी आइटम हैं तो ईयर एंड पर इनको क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना होता है। तो ईयर एंड पर जो रेट है दैट इज़ क्लोजिंग रेट, और हमारे लिए ये रेलिवेंट होगा। अब जब इस रेट को हम यूज़ करेंगे तो $20,000 और रेट है 149, तो रुपीज़ में ये बन जाएगा 2,980,000। तो B ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 वंस अगेन सेम डाटा है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि एक्सचेंज गेन और लॉस बताना है जो आपने 31 दिसंबर 2019 में रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो तब तो 148 का रेट यूज़ होना है और ईयर एंड पर आपके रिसीवेबल को ट्रांसलेट होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ओरिजिनली रिसीवेबल कितने का रिकॉर्ड हुआ। और ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट पर जब उसे ट्रांसलेट करेंगे तो वो 149 पे शो किया जाएगा। तो रेट बढ़ गया तो रिसीवेबल्स भी बढ़ गए। चेंज कितने से है? 20,000 से चेंज है। अब आपका जो रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो गया है। रिसीवेबल एक एसेट है, एसेट का जो इंक्रीज है दैट इज गेन। तो हमें 20,000 की अमाउंट है और वो गेन है, ये बात पता चल जाती है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। बी ऑप्शन में क्योंकि लॉस का वर्ड यूज हुआ है ये गलत होगा, और सी और डी ऑप्शन में अमाउंट्स भी गलत हैं। क्वेश्चन 11 वंस अगेन सेम डाटा है लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट है कि एक्सचेंज गेन बताना है रिसीट ऑफ कैश ऑन 3 Feb को। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ईयर एंड पर हमने अपना रिसीवेबल कितने किस रेट पे रिकॉर्ड किया हुआ था और जब हमें पैसे रिसीव हुए तो तब रेट क्या था। तो हमने ईयर एंड पर अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ होगा $20,000 क्वेश्चन में बताए हुए और 149 का रेट। और डेट ऑफ पेमेंट जो हम कहते हैं जी 3 Feb को पेमेंट की है हमने इन्हीं $20,000 की, लेकिन उस दिन रेट हो चुका था आपका 146, रिसीट हुई है रिसीट। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे जी। तो कितने पैसे हमें रिसीव हुए? डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑफ 60,000। जितने कम पैसे रिसीव हुए तो कम पैसे मिलने का मतलब है कि हमें लॉस हुआ। तो 60,000 का लॉस हमारा आंसर होगा। यहाँ पर गेन का वर्ड यूज हुआ ये गलत है और नील एंड 40,000 की अमाउंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज पाक रूपी। इट बाउट अ प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क फॉर 5 million ऑन 2 जुलाई 2019। 25% अमाउंट पे कर दी गई और रिमेनिंग जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को पे होनी है। ओके, जबकि ईयर एंड जो बताया हुआ है वो 30 सितंबर का है। तो 25% अमाउंट पे हो चुकी है, ईयर एंड तक 75% का पेबल रिकॉर्ड होगा। एक्सचेंज रेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसका दिया हुआ है, ईयर एंड का दिया हुआ है और पेमेंट की डेट का रेट दिया हुआ है। तो सारे रेट्स अवेलेबल हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 5.1 मिलियन हो गई है ईयर एंड पर और प्रॉपर्टी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी इस पर IAS 16 अप्लाई होगा एंड हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। मून लिमिटेड यूजेज रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो आप फेयर वैल्यू को यूज़ करेंगे और फिर जब आप फेयर वैल्यू को यूज़ करते हैं तो रेट जो लगाना होता है वो उस दिन का लगाना होता है जिस दिन आपने फेयर वैल्यू डिटरमिन की होती है। तो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है कि जी प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पर आप प्रेजेंट करेंगे, तो आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड किया फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की, वो अपनी जगह पर बात है, कैलकुलेशन होगी ओवर द पीरियड। लेकिन ईयर एंड पर तो अब उसने रिवैल्यूड अमाउंट पर ही शो होना है। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। हम कहेंगे कि जी 5.1 मिलियन ये वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू और इस दिन का जो रेट था दैट इज़ 158। तो हमारा आंसर होगा 805.8 मिलियन, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। सेम डाटा है इस क्वेश्चन में वंस अगेन और जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है और रिक्वायरमेंट है कि टोटल चार्ज और क्रेडिट इन प्रॉफिट और लॉस। तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ज़्यादा ताकि डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकें और देखें कि
जो गेन और लॉस आएगा चीज़ों पर उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसेट की ओरिजिनल वैल्यू की कि वो कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 5 मिलियन का आपने परचेज़ किया था ऑन 2 जुलाई को रेट है 164। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें कि 5 मिलियन और 164, तो ये 820 मिलियन बन जाता है। तो पहली चीज़ जो हमें रिकग्नाइज़ करनी है वो है डेप्रिसिएशन। तो 820 का एसेट, 50 ईयर्स की लाइफ, और जुलाई से लेके ईयर एंड जो है आपका वो 30 सितंबर तक 3 मंथ्स हुए हैं। तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आपकी बनेगी 4.1 मिलियन। नेक्स्ट आ जाता है कि जी प्रॉपर्टी के ऊपर गेन। अब हमने क्योंकि फिगर कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट और लॉस के लिए, गेन ऑन प्रॉपर्टी जो है वो रिकॉर्ड होता है ओसीआई में, तो वो प्रॉफिट और लॉस में तो नहीं जाएगा। अलबत्ता जो आपका पेबल है, अब पेबल कितने का है, तो आपकी अमाउंट है जी 5 मिलियन, 25% आप पे कर चुके हैं, तो जो पेबल है वो 75% है। तो 75% का जो ये पेबल है ओरिजिनली आपने रिकॉर्ड किया होगा 164 का, और ईयर एंड पर इसका रेट हो चुका है 168। तो टोटल इसके ऊपर जो आपको लॉस होगा दैट वुड बी 15 मिलियन। लॉस क्यों हो रहा है? लॉस इसलिए हो रहा है कि रेट बढ़ गया है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये 15 मिलियन का लॉस हो गया। तो एक्सचेंज लॉस ऑन पेबल एंड दैट इज़ 15 मिलियन। और टोटल अगर हम करते हैं इसको तो दैट वुड बी 19.1 मिलियन। तो 19.1 मिलियन डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस और एक्सचेंज लॉस का एक्सपेंस। जो प्रॉपर्टी के ऊपर हमें गेन राइज हो रहा है वो क्योंकि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस में हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो 19.1 मिलियन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ लिमिटेड हैज़ ओवरसीज फ्री होल्ड लैंड विच इट bought for rupees 2 million on 1st March 2019. It uses revaluation model under IAS 16 for this property. The fair value of land is 2.5 million on 31st December. और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो ईयर एंड पे तो फिर 31 दिसंबर को फोकस किया जाएगा। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट कुछ गिवन है और उसमें यह बताया हुआ है कि 1 मार्च को जो प्रॉपर्टी थी वो 144 का रेट था उस दिन, और 31 दिसंबर को जब फेयर वैल्यू उसकी मेजर की गई है तो 165 का रेट है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है कि करेक्ट क्या है, और करेक्ट में हमें हर सिनेरियो में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फ़िगर दी हुई है, रिवैल्यूएशन सरप्लस की फ़िगर दी हुई है और प्रॉफिट और लॉस की फ़िगर दी हुई है। अब तीनों फिगर्स के ऊपर वन बाय वन अगर बात करें तो शुरू में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का रिकॉर्ड होगा, ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो $2 मिलियन और रेट 144 का, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 288 मिलियन। ईयर एंड पर आपको फेयर वैल्यू यूज़ करनी है और फिर जो रेट यूज़ करना है वो भी फेयर वैल्यू की डेट का करना है, दैट इज़ 165। तो ये हमारे पास फिगर आ जाती है 412.5 मिलियन। अब एक बात तो हमें पता चल गई कि ये दो जगह पे फिगर ठीक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, बाकी जगह पे गलत है। दूसरा ये कि अगर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस देखें तो 288 से फिगर 412.5 हो गई है, तो गेन जो है वो 124.5 मिलियन का हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दो फिगर ठीक हैं और बाकी गलत है। फिर प्रॉफिट और लॉस में क्या फिगर जाएगी, बिकॉज दिस इज फ्री होल्ड लैंड सो इट मीन्स नो डेप्रिसिएशन। जब आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस पर जो इफेक्ट होगा
दैट वुड बी नील। तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, सी ऑप्शन है जिसमें तीनों फिगर्स करेक्ट हैं, और डी ऑप्शन में भी एक फिगर इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Which two of the following are secondary indicators for determining functional currency of an entity? तो ये बेसिकली दो इंडिकेटर ही सेकेंडरी इंडिकेटर होते हैं। एक तो ये कि जिसमें आप अपने कैश फंड्स रिटेन करते हैं, और दूसरा ये कि आप जिसमें अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक आप लोन किस करेंसी में ले रहे हैं, शेयर किस करेंसी में इशू कर रहे हैं। तो वो दो फैक्टर्स सेकेंडरी इंडिकेटर हैं, बाकी कुछ फैक्टर्स प्राइमरी इंडिकेटर है। तो पहला है द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लोन और इशूइंग इक्विटी आर जनरेटेड। तो बिल्कुल जी ये सेकेंडरी इंडिकेटर है, तो एक ऑप्शन तो यही होगा। द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द एंटिटी इज रजिस्टर्ड, ये तो इंडिकेटर ही नहीं है, ना ये प्राइमरी इंडिकेटर है ना ये सेकेंडरी इंडिकेटर है। द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर यूजुअली रिटेन्ड, तो ये भी सेकेंडरी इंडिकेटर है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन लास्ट वन क्या है, द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, ये प्राइमरी इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर तो है, लेकिन सेकेंडरी इंडिकेटर सिर्फ ए एंड सी हैं। Moon Limited functional currency is Pak rupee. It bought a property in New York for 5 million on 2 July. 25% amount pay कर दी, and remaining is to be paid on 31st October. Year end 30th September को हो रहा है, after 3 months, और रेट्स गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 5.1 मिलियन है ईयर एंड पर। प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, यूज़फुल लाइफ 50 ईयर्स है, और कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। अच्छा, कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं तो रिवैल्यूएशन तो होगी नहीं। तो एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन बनेगी वो ये बनेगी कि पहले तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है ओरिजिनल अमाउंट पे। अब रिवैल्यूएशन जो है ना आपकी वो इरेलीवेंट हो गई है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आप कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। तो 5 मिलियन रेट है जी 164, तो दैट वुड बी टोटल 820 मिलियन। इसमें से अब आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन को। तो 820 मिलियन 50 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ, और जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 मंथ्स हो गए, तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आपकी बन जाती है 4.1 मिलियन। तो कैरिंग अमाउंट आपके पास कॉस्ट मॉडल को ध्यान में रखते हुए वो आ जाएगी जी 815.9 मिलियन। सो दैट्स क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17 जो है इसमें सिमिलर डाटा है, लेकिन इसमें जो बात पूछी गई है वो ये है कि जी एट विच अमाउंट पेबल फॉर प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब पेबल्स जो हैं ये मॉनेटरी आइटम है। 25% अमाउंट पे हो गई है, इसका मतलब है जो पेबल है दैट इज़ 75%। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट 5 मिलियन थी, उसका 75% अमाउंट स्टिल पेएबल है, और ईयर एंड पे रेट 158 का है। हमने क्लोजिंग रेट लगाना है मॉनेटरी आइटम पर। तो हमारा जो जवाब है दैट वुड बी ₹592.5 मिलियन, यही हम मेंशन कर देंगे। तो दैट्स आवर आंसर। एटीन में भी बिल्कुल सेम डाटा है जी हमारे पास, लेकिन रिक्वायरमेंट अब डिफरेंट है। और रिक्वायरमेंट जो पूछी गई है वो है कि जी टोटल चार्ज नेट प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा ऑन ईयर एंड ऑफ 30 सितंबर 2019। अब जब टोटल चार्ज की बात करें ऐसी ट्रांजैक्शन में, तो एक तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपका एसेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ पर है और कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपको इसके अंदर जो पेबल है उसके ऊपर भी गेन और लॉस हो रहा होगा उसे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करने पे।
प्रॉपर्टी को तो आप रिवैल्यू नहीं कर रहे, तो उसका गेन यहाँ पर कोई भी अराइज नहीं हो रहा होगा। तो अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इसको अकाउंट फॉर करें। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमें एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5,164,000 का रेट, तो ये 820 मिलियन बन जाता है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 820, 50 ईयर्स की लाइफ, जुलाई से सितंबर, 3 मंथ्स का टाइम। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 4.1 मिलियन। उसके बाद हमने देखना है कि जी पेबल्स के ऊपर क्या एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा। तो पेबल्स जो हैं वो आपने उस पर क्या एक्सचेंज गेन आना है 5 मिलियन, 75%, क्योंकि 25% अमाउंट पे हो गई है, रिमेनिंग 75% पेबल है, तो पेबल 75% है। और रेट में चेंजेस क्या हैं? रेट में चेंजेस ये हैं कि पहले रेट 164 था और अब रेट 158 हो गया है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 22.5 मिलियन। डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंस है, और 22.5 मिलियन क्योंकि आपका रेट रिड्यूस हो गया तो आपको पेबल को कम पैसे देने हैं। कम पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो दैट इज़ गेन। अब इन दोनों का जब आप नेट करेंगे तो नेट अमाउंट आपकी बनेगी 18.4 मिलियन, और यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मून लिमिटेड functional currency is पाक रुपी, it bought a property in New York for 5 million, same data। रिक्वायरमेंट है कि अबव प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे। डाटा में थोड़े सा चेंज है कि यहाँ पे कि प्रॉपर्टी बीइंग वैकेंट इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। मून लिमिटेड यूजेज फेयर वैल्यू वेयर परमिटेड अंडर रेलिवेंट IFRS। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड IAS 40 अप्लाई होगा। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में जब आप IAS 40 अप्लाई करेंगे तो थिंग्स आर नॉट मच डिफरेंट फॉर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में होता है। तो आपने क्योंकि रिवैल्यूएशन की है 5.1 मिलियन पे, तो ये यूज़ करेंगे, और इसी जिस डेट पर रिवैल्यूएशन हुई है उसी डेट का रेट आप यूज़ कर रहे होंगे। तो 5.1 मिलियन और रेट है जी 158। सो योर आंसर इज़ रुपीज़ 805.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अगेन सेम डाटा है, यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है टोटल चार्ज प्रॉफिट और लॉस वगैरह। तो इसमें भी जो पॉइंट है कि आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ओरिजिनली आपने 5 मिलियन की रिकॉर्ड की, उस दिन रेट 164 था, तो ये वैल्यू बन गई 820। बाद में 5.1 मिलियन की हो गई प्रॉपर्टी, और रेट उस दिन का अप्लाई होगा 158, तो ये बन जाता है 805.8 मिलियन। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई 14.2 मिलियन से, ये एक लॉस हो गया। अब क्योंकि आपका फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन तो कोई चार्ज नहीं होगी, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर सकते हैं। बट अनदर इशू वुड बी विद पेबल्स। 25% अमाउंट आपने पे की है, बाकी आपने 75% पे करनी है। तो इसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि जी 5 मिलियन की अमाउंट 75% पेबल है, और रेट का चेंज जो आया है क्लोजिंग रेट तक, तो 164 से 158 का रेट आया है, तो आपका पेबल रिड्यूस हो गया, 22.5 मिलियन का गेन आ जाएगा। जब आप इस गेन और लॉस दोनों को नेट करते हैं तो नेट करके आपके पास जवाब आता है 8.3 मिलियन, और यही आपका आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।